हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पर। और मैं रविंद्र सिंह। आज अपन जिस टॉपिक की वो बात कर रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है ना। और अपना जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है अपना यूपी बोर्ड पे। ठीक है। तो चलो देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक इस साल के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे साथ और साथ में इनको लिखते चलना, क्योंकि आपको याद भी करनी है। तो देखो, सबसे पहला जो अपने पास में चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है ना। ये पहला चैप्टर है अपना जिसका नाम है विलियन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने पास में इंपोर्टेंट रहने वाले। पहला टॉपिक है अपने पास में कि जहाँ पे अपने सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियाँ पढ़ी हैं उनमें मूलरता और मूललता, मूलरता है और मूललता। उसके बाद में सबका फेवरेट टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, ये टॉपिक आपको पूरे पढ़ने हैं। उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है वो भी सबका फेवरेट रहता है, उसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आपको पूरा पढ़ लेना है। आप एनसीईआरटी को देख लेना भले, जहाँ तक आपका ऋणात्मक और धनात्मक मिश्रण वगैरह जो कुछ भी समझाएंगे वो सारे टॉपिक, मतलब वो सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ लेनी है आपको। ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास में डी पे है अपने पास में अनुषंग गुणधर्मों के नाम आपको पता होना जरूरी है। अनुषंग गुणधर्म, ठीक है, इनके अपने मतलब नाम वगैरह आपको याद हो। अपने पास में अगला टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब। अच्छा, अनुसंग गुणधर्मों में आपको फॉर्मूले भी भाई याद रखने हैं ना, न्यूमेरिकल बनते हैं इनके, ध्यान रखें इसका। ये है अपने पास में परासरण दाब। ठीक है ना। तो इसको आप टोटली मतलब कंप्लीटली अच्छे से पढ़ें। इसके बाद में अपने पास में जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मतलब यहाँ से एक दो छोटी मोटी डेफिनेशंस वगैरह बन जाती हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन किसकी बनती है, जैसे अपने पास में इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, सेल विभव है, मानक अपक्षय विभव है, इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें तो आप अपने आप देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद बेटा यहाँ पे अपने पास में पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। उसके बाद बेटा जो दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक का नाम है अपने पास में वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बेटा इसका मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी का के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके 1 नंबर के या 2 नंबर के बनते हैं। ठीक है ना। 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। ठीक है ना। इस तरह से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इसके। उसके बाद में अपने पास में जो तीसरा टॉपिक है अपने पास में उस टॉपिक का नाम है क्या बोले फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। इसी साल ऐड हुआ है ये, पहले मतलब था ये सिलेबस में, फिर मतलब 2-3 साल से रोक रखा था। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर दोबारा से इसको ऐड किया गया। अच्छा टॉपिक है, पढ़ने लायक है। ठीक है ना। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम आपने को पढ़ लेंगे। उसके बाद बेटा अपने पास में जो चौथा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम ये पूरे इसमें थ्योरी टॉपिक है, नाम बोले अपन उसका नाम है क्या बोलते हैं चालकताओं को प्रभावित करने वाले कारक में तरलता का प्रभाव, है ना। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ चालकताओं पर तरलता का प्रभाव। बड़ा चैप्टर है। ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसमें से ऐसी बात नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक टॉपिक जिसको छोड़ के जा रहा हूँ, नाम है उसका नष्ट समीकरण, है ना। तो नष्ट समीकरण जो है अपने पास में उसका न्यूमेरिकल 100% बनता है। तो मैं यहाँ पे चलो फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला आप नष्ट समीकरण का जो ध्यान रखें। फॉर्मूला अपने पास में ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइजर है उसकी मतलब सांद्रता यहाँ पे, जो रिड्यूस हो रहा है उसकी सांद्रता यहाँ पे, मतलब जिसका अपचयन हुआ उसकी सांद्रता यहाँ पे आएगी, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसकी सांद्रता ऊपर रहने वाली। मतलब इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल अपनी एनसीईआरटी में से आते हैं। ठीक है ना।
उसके बाद में अगला टॉपिक है इसमें से, उस टॉपिक का नाम है मतलब सेल तो आपके पास में ही मतलब जिसको वेबसाइट बैटरी वगैरह बोलते हैं, जब प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल वगैरह, उनमें से बेटा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सीसा संचयक सेल। सीसा संचयक सेल, इसको बेटा अच्छे से पढ़ लेना। इसकी बेटा जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की मतलब आवेशन और आवेशन की रिएक्शन इस साल पूछने के काफ़ी सारे चांसेस हैं इसके, ठीक है ना। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के चैप्टर्स के लिए तुम्हें बता रहे हैं। चलो ठीक है, उठा लें इसको। उसके बाद बेटा अपने पास में जो तीसरा चैप्टर बनता है उस तीसरे चैप्टर का नाम है क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति में बेटा जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपने पास में वेग नियम। बेटा यहाँ से आपको वेग नियम को भी डिफाइन करना है एवं वेग स्थिरांक को भी डिफाइन करना है। वेग नियम और वेग स्थिरांक, ठीक है ना। उसके बाद बेटा अपने पास में अगला टॉपिक जो है उसका नाम है अभिक्रियाई कोटि। अभिक्रियाई कोटि, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, मैं न्यूमेरिकल वगैरह की यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री में केवल शुरुआत वाले 3 चैप्टर वहीं से न्यूमेरिकल अपने बनते हैं। तो आराम से आपके पास में 10-15 जो फॉर्मूले उन्हें याद करो आराम से, उनके न्यूमेरिकल वगैरह लगाओ। मैं यहाँ पे बात ज़्यादातर मतलब थ्योरी की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभिक्रियाई कोटि अपने पास में। उसके बाद में अपने पास में अगला टॉपिक बनता है इसका वेग नियम हो गया, वेग स्थिरांक हो गया, अभिक्रियाई कोटि। अच्छा, कोटि एवं आणविकता में अंतर, ये पर्टिकुलर मतलब टॉपिक है जो मतलब बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। कोटि एवं आणविकता में अंतर 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है बेटा इसका, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने पास में जो टॉपिक है उसका नाम है आर्रेनियस समीकरण। आर्रेनियस समीकरण, ठीक है। आर्रेनियस समीकरण में आप इसमें टक्कर सिद्धांत वगैरह सारी चीज़ें पढ़ने वाले, मतलब संघट्टवाद या टक्कर सिद्धांत जैसे भी आप बोलते हो उसको पढ़ना है आपको इसके अंदर। आर्रेनियस समीकरण का मतलब फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है ना, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़नी है। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक अपने पास में संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है बेटा। संकीर्ण ऊर्जा जो ताप के प्रभाव के ग्राफ वगैरह उनका थोड़ा सा ध्यान दे लेना, उन्हें देख लेना कि संकीर्ण ऊर्जा के लिए या ताप के प्रभाव के लिए मतलब किस तरह से इनके मतलब ग्राफ वगैरह बने, वो चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक छोटा सा चैप्टर है चौथा, नाम है उसका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे अपने पास में मतलब गिनती के टॉपिक्स हैं, गिनती के टॉपिक्स बोले या क्वेश्चन बोले कुछ ही बोलूँ, है ना। देखो सबसे पहला मतलब क्वेश्चन जो बनने के चांसेस होते हैं बेटा वो होते हैं कि भाई साहब मतलब जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं या एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें मतलब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, कि इनमें से मतलब जिंक वगैरह उनको मतलब संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, मतलब यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कोई संक्रमण एवं अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व के कारण, ठीक है। मेरा कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि बेटा इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को या एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या जो जिंक है अपना उसको संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। तो ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह मतलब आपको देख लेनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक अपने पास है बी पे आ रहे हैं अपन। तो यहाँ पे बेटा आपको एक्चुअल में जो अपनी 3D जो श्रेणी है, 3D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है बेटा। इसके बाद में इनकी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है अपने पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण
ठीक है। उसके बाद बेटा अगला अपने पास में जो टॉपिक है उसका नाम है कि मतलब जो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। उत्प्रेरक ही है व्यवहार, ठीक है। उसके बाद में उत्प्रेरक के व्यवहार हो गया, चलो ठीक है। इनके रंगीन आयन क्यों बनते हैं, है ना, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रंगीन आयन, रंगीन आयन का बनना, ठीक है। अच्छा, आपका जो मिश्रा धातु है, मिश्रा धातु वाला मतलब टॉपिक है अपने पास में, और क्या बोलते हैं अंतरकाशीय यौगिक वाला टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती बेटा, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इनमें से फिर आपके पास में चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार, ठीक है बेटा। उसके बाद में बेटा अपन दो जो कंपाउंड्स आए हैं अपने पास में, एक तो बोलेंगे अपन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और एक अपने पास में K2Cr2O7। बेटा इनके जो निर्माण की जो रिएक्शन है, इनके जो फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, वो रिएक्शंस वगैरह पढ़नी है अपने को, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है अपने को, क्योंकि बेटा इस साल इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स बेटा आपको कंप्लीट पढ़नी है। मेरा कंप्लीट बोलने का मतलब समझ लो भाई कि इनकी मतलब निर्माण की अभिक्रिया भी पढ़नी है आप लोगों को, और उसके बाद में क्या बोलते हैं इनके ऑक्सीकारक व्यवहार वगैरह भी पढ़ना है, इनके उपयोग वगैरह भी पढ़नी है। जिसके जैसे इसमें इस वाले टॉपिक में आपको दो तरह के आयन्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे परमैंगनेट आयन है, मैग्नेट आयन है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह देख लेनी है NCERT के हिसाब से, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, NCERT के हिसाब से पढ़ लेना है। ऐसे इसके आयन्स है अपने पास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन है, ठीक है ना, तो उनके स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बिहेवियर वगैरह कर रहे होते हैं, ये वाले टॉपिक, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने एफ ब्लॉक में जो अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके भौतिक गुण, एफ ब्लॉक के भौतिक गुण, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसमें छोटा छोटा मतलब बेटा इस सब टॉपिक्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, ठीक है ना, केवल बड़ा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनने वाला है, और यहाँ से 100% बनेगा बेटा इस साल, बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, या तो 3 नंबर में बने या जितनी बने, मतलब बनेगा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से। तो बेटा लास्ट वाला है अपने पास में लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड संकुचन, दोनों की बेटा कहानी बिल्कुल एक जैसी है, तो मैं यहाँ पे केवल एक ही को लिख रहा हूँ, लेंथेनॉइड संकुचन को, ठीक है ना। तो बेटा ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गए 4 चैप्टर अपने पास में। चलो 5वें चैप्टर की बात करूँगा मैं यहीं पे। 5वां चैप्टर मेरे पास में उपसहसंयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक, ठीक है बेटा। इनमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है ना, जो कि इसमें से एक तो आपकी IUPAC के आने के चांसेस रहते हैं, है ना, IUPAC काफ़ी बार पूछी गई है इसकी IUPAC। दूसरा बेटा इसमें जो टॉपिक है वो है अपने पास में क्या बोलते हैं वर्नर का सिद्धांत, वर्नर के सिद्धांत से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वर्नर का सिद्धांत पूरा बेटा चैप्टर ये पढ़ने लायक है ना, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अच्छा चैप्टर बेटा, इसमें से मार्क्स वगैरह अच्छे मिलते हैं इस चैप्टर में से, है ना। वर्नर का सिद्धांत अपने पास में। अच्छा, बेसिक डेफिनेशंस का आप ध्यान रखें, बेसिक डेफिनेशंस को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक परिभाषाएं बोल दूँ शुरुआत में, जैसे कि धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंडों के मतलब क्लासिफिकेशन किस तरह से है, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास में ये बेसिक डेफिनेशंस है, जैसे समरूप संकुल है, असमरूप संकुल है, बहुकेंद्रक संकुल है ना, इस तरह से। तो ये इसके लिए मतलब मैं यहाँ पे बोले दे रहा हूँ सिंपली, और क्या बोलते हैं मूलभूत परिभाषाएं नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रारंभिक परिभाषाएं, प्रारंभिक परिभाषाएं, ठीक है बेटा। बड़ा क्वेश्चन कहाँ से बनता है बेटा, बड़ा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में या तो वर्नर के सिद्धांत को नहीं बेटा, आपकी बार इस साल जो चांस है वो है बेटा VBT के। VBT बोले तो आपसे ये पूछ सकता है भाई कोई कंपाउंड दे रखा होगा आपके पास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा, बोले तो उपसहसंयोजन आपको दे रखा होगा, उसमें से आपसे कहेगी भाई इसके लिए प्रूफ कीजिए कि ये मतलब इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा है ना, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय जिस तरह से, या ये अंतःकक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है या निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है, ठीक है ना, ये पूछ ले। इसकी कमियाँ भी पूछ सकता है, इसकी सीमाएँ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि इसकी सीमाएँ क्या है, तो VBT है बेटा। उसके बाद में अपने पास में जो अगला टॉपिक है वो बेटा CFT, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है और नया टॉपिक है एक तरह से, ये मान लो काफ़ी अच्छा टॉपिक है वैसे ही पढ़ने में, तो बेटा आप यहाँ पे इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, जैसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा ना, इस पर ध्यान मानना बेटा जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक का बेटा भरोसा नहीं है कब आ जाए, ठीक है ना। तो ये CFT। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक अपने पास में समावेता, समावेता में से भी बेटा आपके पास में
जो संरचनात्मक समायोजन वाला पार्ट है जिसमें आप आयन समायोजन देखते हो, जलयोजन समायोजन वगैरह देखते हो, लिगेंड समायोजन देखते हो, वहाँ से बेटा आपको मतलब एक्चुअल में या तो छोटी डेफिनेशन पूछ लेगा, आप उसके एग्जाम्पल वगैरह लिखनी है। अगर या फिर आपसे क्या पूछेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में सीधा सा दे देगा कि भाई इसका मतलब समायोजन कौन सा है, या संरचनात्मक समायोजन मतलब यहाँ पर उदाहरण कौन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो भाई ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ज्यामिति संरचना में से पूछ सकता है कि भाई इनके समपक्ष और विपक्ष किस तरह से बनेंगे, इस तरह से। तो बेटा संरचना में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से संरचनात्मक समायोजन है इस साल के। ये टॉपिक बेटा नया ऐड हुआ है इस साल चैप्टर में, तो आप इसको देखें, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास में 5वें चैप्टर में, ठीक है। ये अपने पास में 3रे चैप्टर में, ये 4थे चैप्टर में। इन तीनों चैप्टर में देखा जाए तो बेटा सबसे कम वेटेज जो है वो इस वाले चैप्टर का है ना। ये वाला चैप्टर अच्छे खासे मार्क्स में आता है, कम से कम इस साल ये मान लो कि 6-7 नंबर में आएगा। ये वाला चैप्टर इस साल मान लो आराम से 7-8 नंबर के करीब आएगा। ऐसे अपना बिजनेस वाला चैप्टर वो भी बेटा 7-8 नंबर के करीब आएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है केमिस्ट्री में केवल 10 चैप्टर, 10 में से आपके मतलब 70 नंबर का पेपर बनना है। तो भाई आप अपने आप समझ लो कि भाई ज़्यादातर चैप्टर कैसे हैं जिनमें से मतलब 7 नंबर से ज़्यादा का पेपर बनने वाला है, ठीक है ना। उठा दें इसको यहाँ से। चलो अब बेटा अपन जा रहे हैं सेकंड केमिस्ट्री में। सेकंड केमिस्ट्री में बेटा अपने पास में पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं। तो मैं सब मतलब यहाँ पे अपने पास में जो शुरुआत वाले जो 4 चैप्टर हैं उनके मैं मिला के बात कर दे रहा हूँ। वो 4 चैप्टर से नाम है आपके पास में 6वां जो चैप्टर उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। उसका अगला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। उसके बाद में अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद में अगला चैप्टर बेटा आपके पास में एमीन, ठीक है ना। तो ये चारों चैप्टर के भी बेटा मैं मिला के बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान में समझना कि 4 चैप्टर अपने पास में कौन कौन से कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ कि अपने पास में मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ हेलो एल्केन्स की, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स, साथ में बोले तो हेलो एरीन्स, ठीक है। उसके बाद बेटा हेलो एल्केन के बाद में आपके पास में एल्कोहल है, फिर आपके पास में फिनॉल है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आपके पास में ईथर है, ईथर के बाद बेटा आपके पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद बेटा आपके पास में कीटोन है, उसके बाद बेटा आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद बेटा आपके पास में एमीन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से बेटा जो सबसे पहली चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बेटा वो है सबसे पहला टॉपिक आपके पास में IUPAC है ना। IUPAC तो बेटा वैसे भी जरूरी है, तो बेटा बिना IUPAC की तो बेटा आप इन चैप्टरों से कुछ नहीं करने वाले हैं ना। जो अपना कॉमन सिस्टम है, जो अपना जिसको अपन निर्णायक पद्धति बोलते हैं बेटा, वो वाले नाम जितने इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा अपने पास में IUPAC है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा आपका IUPAC आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने पास में अगर मैं बी पे देखूँ दूसरा वाला टॉपिक देख दूँ बेटा, आप यहाँ पे जिन चैप्टर्स में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री जो क्लासिफिकेशन दे रखा है 3 डिग्री वाला वर्गीकरण उसको बेटा आपको देख लेना है, ठीक है ना। ये वाला वर्गीकरण आपको देखना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने पास में जो तीसरा है वो बेटा आपके पास में भौतिक गुण है ना। और भौतिक गुणों में बेटा आपके पास में इंपॉर्टेंट कौन है, भौतिक गुणों में भौतिक गुण बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने पास में मतलब क्वथनांक वाले ट्रेंड, क्वथनांक के बाद में बेटा आपके पास में द्वितीयता वाले ट्रेंड, ठीक है बेटा। और जो अपना क्या बोलते हैं जो कार्बन अम्ल वाला जो चैप्टर है उसमें बेटा अपने पास में अम्लीय व्यवहार, अम्लीय व्यवहार की बात बेटा आपको या तो एल्कोहल में देखनी है और या फिर आपको किस में देखनी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है ना। उसके बाद बेटा क्षारीय व्यवहार, ठीक है बेटा। तो ये वाले बेटा आपको 100% देखनी है, ये वाले भौतिक गुण। तो बेटा यहाँ से आपके पास में कम से कम छोटा क्वेश्चन तो जरूर बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे विलेयता के फैक्टर वगैरह दे रखे होंगे, भाई आपको ये बताना है कौन सा ज़्यादा विलेय होगा, कौन सा कम विलेय होगा, कौन सी कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, उस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद डी में बेटा आपके पास में मिलता है यहाँ पे नेम रिएक्शंस है ना, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन कौन सी है, मैं यहाँ पे गिनती कुछ नेम रिएक्शन लिख रहा हूँ जिनमें से बेटा आपका इस साल का बोर्ड के पेपर में आपकी जो रिएक्शन वगैरह वो आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन आपकी बाहर नहीं जाने वाली। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे पहले जो रिएक्शन बोलने जा रहा हूँ उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक
ये बेटा दूसरी अपने पास में फिंकेल्स्टाइन, ठीक है ना। उसके बाद मेरा तीसरी रिएक्शन है आपके पास में, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। उसके बाद बेटा चौथी रिएक्शन है आपके पास में, जो रिएक्शन मतलब काफ़ी बार दे रखी है आपको, वो उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है बेटा। और इसके बाद में है आपके पास में HVZ, हेलफोलार्ड जेलिंस्की के नाम से एनसाइड में रखी है, इसको बेटा बोलते हैं अपन HVZ, ठीक है ना। HVZ के बाद में बेटा आपके पास में अगली रिएक्शन एटार्ड, मैं यहाँ पे HVZ को दे रहा हूँ मैं 5वां नंबर। HVZ के बाद में 6वें नंबर पर अपन देख रहे हैं यहाँ पे ईटार्ड, ईटार्ड के बाद में बेटा अपन देख रहे हैं यहाँ पे कोलवे के बाद में अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ पर रायमर्टिमन, ठीक है बेटा। रायमर्टिमन के बाद में बेटा अपन यहाँ पर देख रहे हैं एल्डोल, एल्डोल के बाद में बेटा एल्डोल संग्रहण है ना। उसके बाद में 10वें नंबर पर बेटा अपने पास में कैनिजारो, कैनिजारो के बाद में बेटा अपने पास में बचती है रोजेनमुंड, और रोजेनमुंड के बाद में बेटा ये होगी। उसके बाद 12वें नंबर पर बेटा अपने पास में एस्टरीकरण, एस्टरीकरण के बाद में बेटा अगली चीज़ अपने पास में विलियमसन ईथर संश्लेषण, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगले अपने पास में रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण, ठीक है बेटा। उसके बाद में अपने पास में अगली रिएक्शन अपने पास में विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, ये पूरा बेटा अपने पास में अमोनिया प्लटन, अमोनिया प्लटन है बेटा। ये पूरा अपने पास में बस लास्ट रिएक्शन है डाईएजोनीकरण है ना, डाईएजोनीकरण, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने पास में और बेटा देखो यहाँ से और भी टॉपिक बनते हैं, मैं कहाँ पे लिखूँ इनको, डी, इसके बाद चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी देखिए है ना, ये पे आपको बेटा SN1 SN2 की बेटा मैकेनिज्म पता होना जरूरी, मतलब SN1 SN2 की क्रियाविधि, ठीक है बेटा। और आपको क्या पता होना जरूरी है यहाँ पे क्या बोले, चलो हाँ, एक बार बेटा आपको परीक्षण वाली अभिक्रियाएं पता हो, परीक्षण की अभिक्रियाएं, परीक्षण की अभिक्रियाओं से आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब जहाँ पे अपन इनके टेस्ट वगैरह पढ़ रखे हैं, जैसे अपनी कार्बोलैमिन अभिक्रिया है ना, हिंसवर्ग का अभिकर्मक वाले रिएक्शन है अपने पास में, टॉलिन परीक्षण है, शेलिंग विलियन वाला परीक्षण अपने पास में, ठीक है ना। तो बेटा ये जो आपको मतलब जो परीक्षण वाली अभिक्रिया वो आपको बेटा जरूर पढ़नी है ना। तो ये बेटा आपके पास में ये टॉपिक्स हैं, है ना। तो चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर उसमें लास्ट वाले चैप्टर ही लिखने वाला हूँ मैं जैव के लिए। पढ़ा दो, चलो बेटा लास्ट चैप्टर अपने पास में जैव, ठीक है ना। जैव बेटा लास्ट चैप्टर अपने पास में
बेटा जैव अणु में से आपको केवल 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं जो इस साल आने वाले हैं ना। पहला टॉपिक है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लो भाई, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या आपके पास में, कार्बोहाइड्रेट की आपके पास में संरचना है, जैसे विब्रत कार्बन संरचना जिसको फिशर संरचना बोलते हैं। उसके बाद बेटा इनकी चक्रीय संरचना है, फिर उसके बाद में हार्वर्ड संरचना है मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है ना। और जो अपने डाइसेकेराइड्स हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनमें बेटा आपको पास में केवल हार्वर्ड संरचना है। तो वहाँ पर ग्लाइकोसाइड आबंध वगैरह, जैसे कि कौन सी अपचयी शर्करा है, कौन सी अनपचयी शर्करा है, या सेकेराइड से कहीं होंगे, संख्या के आधार पर आपके पास में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इस साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 2-3 साल पहले आया था, इस साल उसके आने के चांसेस हैं। दूसरा टॉपिक है बेटा अपने पास में प्रोटीन, ठीक है बेटा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है प्रोटीन। उसके बाद बेटा तीसरा टॉपिक अपने पास में क्या बोलते हैं, विटामिन। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, पूरा थ्योरी चैप्टर है ना, विटामिन। उसके बाद बेटा चौथा टॉपिक अपने पास में सीधा है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में से भी बेटा आपको डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो आपको बेटा पढ़नी है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना 100% पढ़नी है बेटा ये, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा आपकी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल बेटा बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक्स मतलब काफ़ी हद तक याद होंगे, याद नहीं तो बेटा याद करो, है ना। आपको बेस्ट विशेष है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ में बेटा ये मतलब वीडियो समाप्त होने वाला है। मैं आप सभी लोगों से मतलब कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर मेरा हेल्प करना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।